पिछली क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखने का एक और फॉर्मूला सीखे थे। कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM स्क्वायर प्लस summation of kinetic energy of all the particles with respect to center of mass, half mi ith particle का velocity with respect to center of mass square, है ना। तो इस तरीके से लिखे थे हम लोग, और ये बात कर रहे थे हम लोग कि जब हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन है तो जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का वो ये वाली एनर्जी ही लॉस होती है। ये तो कभी लॉस नहीं होगी ना, ये तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज कर नहीं रहा है बाहर से, अगर कोई फोर्स नहीं है, इंपल्सिव फोर्स बाहर से अगर नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो ये वाला टर्म तो उतना ही रहेगा, जो चेंज होगा वो इसी में होगा। और कोई कहेगा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो इतना है कि नहीं। चलिए साहब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए जरा क्वेश्चन ये है, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दो पार्टिकल्स हैं 100 ग्राम ईच, ये भी 100 ग्राम का है और ये भी 100 ग्राम का है। ये आया V0 से और इससे जाके टकराया, ठीक है। क्वेश्चन लिखा जाए, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज 0.2 जूल, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ V0। V0 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ये पता करना है। और दिया क्या है कि कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी जो बची है दैट इज 0.2 जूल, ये दिया हुआ है। चलिए तो सॉल्व किया जाए, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए हम कैसे कर रहे हैं। देखो होता ये है कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना है ये पता है हमको, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना बचा वो पता है हमको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी V0 पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, हाफ इंटू इसका मास इंटू V0 स्क्वायर, इतना होगा। तो V0 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है। एक तरह से देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसकी कितनी थी या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है कि फाइनली 0.2 जूल बचे, ये क्वेश्चन है ना। कि अगर फाइनली 0.2 जूल बच रहा है, कोलिजन के बाद बच रहा है इतना, तो शुरू में मैक्सिमम कितना हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू और मिनिमम कितना हो सकता है, ये पूछा गया है नहीं। तो देखो कैसे सोच रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ना। इलास्टिक में तो एक ही होता है, इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, पहले जितना है बाद में उतना ही। बाद में दिया 0.2 जूल, तो अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो पहले भी 0.2 जूल होता। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो चुका होता है, जितना लॉस हो सकता था उतना हो गया। मैक्सिमम लॉस होने के बावजूद अगर 0.2 जूल बच रहा है तो इसका मतलब इनिशियली ज्यादा रही होगी एनर्जी। तो ये दोनों बाउंड्री केसेस हो गए, कौन सा, इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस होने के बावजूद फाइनली बच रहा है, कितना दिया है 0.2 जूल बच रहा है, मतलब इनिशियल और ज्यादा रहा होगा। और इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल उतना ही रहा होगा जितना फाइनल है, मतलब 0.2 जूल। ये बाउंड्रीज हो गए, है ना। तो कोई कहे कि इनिशियल का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू किस केस में होगा, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वाले केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी, है कि नहीं। ये बात समझ में आती है क्या। परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में मैक्सिमम लॉस हो गया तब भी 0.2 जूल बचा है, मतलब इनिशियल तो 0.2 जूल से ज्यादा रहा होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस केस में रही होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, और मिनिमम किस केस में रही होगी, इलास्टिक कोलिजन में। इनिशियल सबसे कम रहा होगा, है ना। चलिए अच्छा, तो एक बार हम लिख देते हैं। हमसे पूछा गया V0 का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, है कि नहीं। तो पहले मिनिमम की बात करते हैं।
फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, वी नॉट की मिनिमम वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं पहले। इलास्टिक कोलिजन होगा इस केस में, E इक्वल टू 1 लेने वाले है ना। E इक्वल टू 1 लेके अब देखो क्या होता है, बराबर मासेस है, या ऐसे बोले कि अगर इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही रहा होगा जितना फाइनल है। फाइनल दिया है तो इनिशियल कितना, हाफ 100 ग्राम मतलब कितना 0.1 kg, हाफ mv², ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और ये 0.2 होना चाहिए, फाइनल के बराबर होना चाहिए इस केस में। तो यहां से v02 कितना आया, 0. ये तो ये 2.4 हो जाएगा नहीं, दिस इंप्लाइज दैट v0 इज इक्वल टू 2 है कि नहीं। ये आंसर हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम v0। अब मैक्सिमम v0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v0। मैक्सिमम कब होगा, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ हो, है कि नहीं। जैसा अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि परफेक्टली इनइलास्टिक में मैक्सिमम लॉस हो गया और तब भी 0.2 जूल बचा है, मतलब इनिशियल भी बहुत ज्यादा रहा होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या इनिशियल v0 मैक्सिमम कब रहा होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना, E इक्वल टू 0, नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। चलिए अब इस केस में देखो, बोला है कि फाइनली बचा कितना, 0.2 जूल। अभी जैसे बात हो रही थी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कितना एनर्जी बचता है जब मैक्सिमम इतना पूरा लॉस हो गया। मैक्सिमम यही लॉस हो सकता है, ये पूरा लॉस हो जाए अगर, तो कितना बचेगा, ये है कि नहीं। यही चीज का वैल्यू, इसका मतलब 0.2 जूल दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो जाता है, और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है, हम लोग बात किए कि इतना, ये इतना लॉस हो जाता है, तो बचता कितना है, ये वाला, है कि नहीं। और यही दिया है कि बचा कितना, 0.2 जूल। तो दिस इज इक्वल टू 0.2 जूल। बस इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बनी, हाफ मास ऑफ द सिस्टम कितना है, 200 ग्राम, तो 0.2 kg है ना। बाद में इसको भूल मत जाना कि कहां से आया, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं 200 ग्राम अपॉन 1000 kg में हाफ मास ऑफ द सिस्टम इंटू VCM स्क्वायर। अभी चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, VCM स्क्वायर, हाफ मास ऑफ द सिस्टम VCM स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये, स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 जूल, है ना। अच्छा, तो ये तो 0.2 से कैंसिल हो गया, ये 2 उधर गया, तो VCM स्क्वायर मतलब VCM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, है ना। और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है कितना, यहाँ v0 हमको पता करना था ना। v0 की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बराबर मासेस है ना दोनों, mv0 प्लस m इंटू 0, इसका वेलोसिटी 0 है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, mv0 प्लस m इंटू 0 अपॉन 2m, मतलब v0 बाई 2। तो VCM का मतलब v0 बाई 2, v0 बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 आया। दिस इंप्लाइज दैट v0 इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v0 इज 2 रूट 2 और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v0 इज 2, है ना। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, अब एक और बात सीखने जा रहे हैं हम लोग। देखो होता ये है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई लाइट बॉडी, हल्का बॉडी जाके टकराए एक बहुत मैसिव बॉडी से, मैसिव मतलब बहुत भारी। तो
तो बहुत ज्यादा मास वाला, तो बहुत ज्यादा मास वाले बॉडी से जाके कोई हल्का सा बॉडी टकराता है ना। तो इसको एक बार इमेजिन करिए कि हो सकता है कि कोई ट्रक आ रही है उधर से और उसमें एक बॉल जाके टकराए, कैनवस वाली बॉल जो थी नहीं, हल्की सी बॉल जाके टकराती है, उधर से ट्रक आ रहा है, कोलिजन हुआ। तो अच्छा इमेजिन करो एक बार कि ऐसे केसेस में क्या होता है, ट्रक आ रही है, बॉल जाके टकराएगी तो क्या होगा? क्या ट्रक पीछे छिटक जाएगा? क्या नहीं, बॉल पीछे छिटक जाएगी, ट्रक तो अपना चलता रहेगा, है कि नहीं? चलिए अच्छा, तो एक बार इमेजिन करिए कि क्या हो रहा होगा। बॉल का मोमेंटम तो चेंज कर गया, बॉल इधर आ रही थी, ट्रक से टकरा के इधर चली गई, बॉल का मोमेंटम चेंज कर गया। क्या ट्रक का मोमेंटम चेंज करेगा? क्या देखने में तो ये लगेगा ट्रक सीधे सीधे चली गई, है कि नहीं? ट्रक में तो कोई असर ही नहीं पड़ा, चली गई अपना, टकरा, बॉल से टकराने से ट्रक में क्या असर पड़ेगा? चली गई नहीं। तो क्या ट्रक के मोमेंटम में कोई अंतर आएगा? क्या बॉल के मोमेंटम में तो अंतर आ गया। कोई कहे कि सर थोड़ा बहुत आएगा, नेग्लिजिबल होगा, कोई ऐसे कह सकता है? नहीं, एक्चुअली ये सब बात नहीं है। बात ये है कि बॉल के मोमेंटम में जितने का अंतर आया है, जो मैसिव बॉडी है उसके मोमेंटम में भी उतने का ही अंतर आएगा, दोनों के मोमेंटम में बराबर अंतर आएगा। क्यों ऐसा? देखो, दो चीजें आपस में टकराई, एक हल्का एक भारी। हल्के वाले ने भारी वाले पे उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया होगा जितना भारी वाले ने हल्के वाले पे लगाया। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना? भारी वाले ने हल्के वाले पे जितना फोर्स लगाया है, हल्के वाले ने भारी वाले पे उतना ही फोर्स लगाया होगा। ये बात ठीक है? दोनों ने एक दूसरे पे बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, और मान लो कांटेक्ट में रहे ये दोनों dt टाइम तक, तो इंपल्स कितना कितना हुआ? तो भारी ने हल्के पे लगाया f dt, हल्के ने भारी पे लगाया f dt। f तो उतना ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो बराबर होगा ना दोनों का। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका मतलब जितना इंपल्स हल्के वाले बॉडी पे लगा इधर की तरफ, उतना ही इंपल्स भारी वाले बॉडी पर लगा इधर की तरफ। डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इंपल्स तो दोनों पर सेम लगा। और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हल्के वाले बॉडी का मोमेंटम में जितना चेंज आया, भारी वाले बॉडी के मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा। सही बात है। लेकिन फिर क्यों ऐसे दिखता है कि भारी वाले तो चला गया आराम से, भारी वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हल्के वाले का तो दिखता है कि हल्का वाला आया और लौटा, है ना? ऐसा क्यों? तो नहीं, देखो, मोमेंटम में दोनों के बराबर बराबर का चेंज आया है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज अलग अलग है। अब भारी वाले का मोमेंटम अगर डेल्टा पी से चेंज करता है, तो भारी वाले का वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? अपॉन मास भी तो करेंगे। वेलोसिटी में चेंज इज इक्वल टू मोमेंटम में चेंज अपॉन मास। तो भारी वाले का मास बहुत ज्यादा है, मान लो मोमेंटम में चेंज उतना ही हुआ दोनों का, लेकिन जब मास से डिवाइड करेंगे तो भारी वाले का मास बहुत ज्यादा है, तो उसका वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो बहुत कम होगा। और हल्के वाले का मास कम है, तो मोमेंटम में चेंज अपॉन मास करेंगे तो उसका वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो ज्यादा होगा। तो फाइनली ये सब कहने का मतलब हम क्या बता रहे थे आपको, कि जब कभी भी कोलिजन ऐसे दो बॉडीज में होता है जिनमें से एक हल्का है और एक बहुत मैसिव है, तो दोनों के मोमेंटम में बराबर बराबर का चेंज आता है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज हल्के वाले में खूब ज्यादा हो जाएगा, भारी वाले के वेलोसिटी का चेंज नेग्लिजिबल होगा, नहीं बहुत कम होगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर वेलोसिटी में चेंज नेग्लिजिबल है, मतलब उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है, तो हम लोग उसको निग्लेक्ट किया जाएगा। तो अब जब कभी क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि कोई बॉडी है m मास का जो जाके टकराया किसी मैसिव बॉडी से, तो आगे बताइए क्या क्या होगा। तो उस मैसिव बॉडी के वेलोसिटी में चेंज को निग्लेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कोलिजन के जस्ट पहले मैसिव वाले बॉडी का जितना वेलोसिटी था, कोलिजन के जस्ट बाद भी मैसिव वाले बॉडी का वेलोसिटी उतना ही बनाना होगा, है ना? वेलोसिटी उतना ही बनाना होगा। और हल्का वाले का वेलोसिटी तो खैर दूसरा बनाना होगा, चेंज कर जाएगा, है ना? इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। कैसे पहचानेंगे हम लोग कि हाँ ये निग्लेक्ट वाला करना है यहां पर कि नहीं करना है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस में मास नहीं दिया रहेगा मैसिव बॉडी का,
क्वेश्चन में बस कहा रहेगा कि एक बॉडी जो था हल्का वाला उसका मास दिया रहेगा कि एक बॉडी था ऑफ मास m जाके टकराया एक मैसिव बॉडी से, उसका मास नहीं दिया रहेगा क्योंकि उसके मास की जरूरत नहीं है इक्वेशन में आगे चल के। जब उसका वेलोसिटी उतना ही लिखना है हमको तो मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरली आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देखो, समझो बात को। मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसका मास है m और एक मैसिव बॉडी है और इसको भी ब्लॉक बना दें। ये ब्लॉक है ऑफ मास m और ये मैसिव कहने का मतलब बहुत ज्यादा मास। तो ये आ रहा था u से और ये आ रहा था v0 से। तो टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी बताना है। कोलिजन का e दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्वेश्चन लिख दीजिए ऐसा डायग्राम बना। नहीं, पहले एक नोट लिखना होगा, रुक जाओ, पहले एक नोट लिखना होगा इसके बारे में, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। लिखा जाए, एक नोट लिखिए। व्हेन ए बॉडी ऑफ फाइनाइट मास कोलाइड्स विद ए मैसिव बॉडी, है ना, the change in velocity of the massive body is negligible. Change in velocity of the massive body is negligible. जो मैसिव वाला बॉडी है उसका वेलोसिटी में चेंज को निग्लेक्ट किया जाएगा। फुल स्टॉप। यही नोट था। अब ये क्वेश्चन है, ऐसा डायग्राम बना के नीचे क्वेश्चन में लिखिएगा कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी, इसका और इसका दोनों का। चलिए हम देखो कैसे कर रहे हैं। कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, मान लेते हैं कुछ v1 हो गया, लेकिन मैसिव वाले का उतना ही बनाएंगे। ये जो मैसिव है ये पहले भी u से था, अभी भी u से है। मैसिव मतलब बहुत भारी, तो इसका सेम बनाए। देखो u और u, इसका बदल के बनाए। अब ये दोनों, ये तो पता चली गया, ये दिया था क्वेश्चन में, तो ये तो u हो ही गया। बस इसका निकालना है, v1 का वैल्यू निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? तो E दिया है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो सबसे पहले तो E का ही इक्वेशन लिखा जाता है। तो E इज इक्वल टू सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सेपरेशन का वेलोसिटी v1 माइनस u, अप्रोच का वेलोसिटी v0 प्लस u। v1 कितना होगा? इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो v1 आ गया E टाइम्स v0 प्लस u प्लस u। ये आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए और बोलते हैं, और आगे करते हैं। देखो, अच्छा, इसी का एक एग्जांपल ये भी है कि ग्राउंड है और कोई बॉडी आके इससे टकराए। ग्राउंड कहीं ना कहीं जाके अर्थ से जुड़ा रहता है, जैसा हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। ग्राउंड कहीं ना कहीं से जाके अर्थ से जुड़ा रहता है, तो एक तरह से एक बहुत मैसिव बॉडी का हिस्सा है। अर्थ तो मैसिव होता ही है, तो बहुत मैसिव बॉडी होता है अर्थ, उसी का एक हिस्सा है ये, नहीं, क्योंकि ये भी जाके, ग्राउंड भी जाके कहीं ना कहीं से अर्थ से जुड़ा रहता है। तो एक तरह से मैसिव बॉडी एक हो गया और दूसरा ये हो गया जो आया है। तो ग्राउंड के वेलोसिटी में कोई चेंज या अर्थ के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं लेना होता है। तो ये पहले भी रेस्ट पे था ग्राउंड और बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। ये आया था तो इसी के वेलोसिटी में बस चेंज होगा। मान लो ये v0 से आया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर E दिया है, तो जब टकरा के लौटेगा तो कितने वेलोसिटी से लौटेगा? तो सेपरेशन का वेलोसिटी मान लो v1 से लौटता है, तो ये तो रेस्ट पे है और ये भाग रहा है v1 से, तो सेपरेशन हो रहा है v1 से। और अप्रोच कितने से हो रहा था? ये रेस्ट पे था, ये v0 से आ रहा था, तो अप्रोच हो रहा था v0 से। तो सेपरेशन का वेलोसिटी v1 है, अप्रोच का वेलोसिटी v0, तो v1 अपॉन v0 इज इक्वल टू e। तो v1 कितना आया? e v0। तो ग्राउंड से जब टकराता है कोई बॉडी, तो उसका जो सेपरेशन वाला वेलोसिटी है वो अप्रोच का e टाइम्स हो जाता है। v1 इज e v0। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
देखिए ये ग्राउंड है और एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किए और ये यहां आके गिरता है। तो जब ये यहां जाके बॉल आके टकराती है तो काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में हम लोग बस यहां से यहां तक का मोशन डिस्कस करते थे, आगे क्या हुआ वो नहीं डिस्कस करते थे। अब इसकी बारी है कि आगे क्या हुआ वो भी डिस्कस किया जाए। तो यहां से टकरा के फिर से जंप करेगा, फिर टकराएगा, फिर जंप करेगा, फिर टकराएगा, ऐसे ऐसे करेगा। नहीं चलिए अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जब यहां से यहां तक पहुंचा था तो उसका रेंज था R0। यहां से यहां तक का रेंज है R0, ठीक है। तो टकराने के बाद जो सेकेंड वाली रेंज होगी उसके बारे में पता करना होगा कि कितना है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन में दिया ये है कि हर बार जब ये कोलाइड करता है ग्राउंड से तो उस कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। क्वेश्चन लिखा जाए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ईच कोलिजन इज E। देन क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए, फर्स्ट पार्ट लिखिए क्या, फाइंड रेंज फॉर द सेकेंड फ्लाइट। ये पहला फ्लाइट था, टकराने के बाद जो सेकेंड फ्लाइट हुआ उसका रेंज क्या है। देखो कैसे पता कर रहे हैं। स्मूथ सरफेस है, जब तक बोला नहीं है फ्रिक्शन नहीं लेंगे, सरफेस स्मूथ है और बस E दिया हुआ है। यहां U कितना नहीं दिया, थीटा कितना नहीं दिया, बस ये बोला कि यहां कोलाइड करने पर E है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो सेकंड वाली रेंज कितनी होगी ये पता करना है। देखो रेंज होता है 2 टाइम्स U हॉरिजॉन्टल इंटू U वर्टिकल अपॉन G, ऐसा सीखे थे हम लोग। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा, है ना। 2 टाइम्स U R0 विल बी 2 टाइम्स U हॉरिजॉन्टल इंटू U वर्टिकल बाई G। लेकिन अगर यहां पर U वर्टिकल इतना है और U हॉरिजॉन्टल इतना है, तो जब यहां टकराने के बाद जब जंप करेगा आया कितने से, U वर्टिकल U हॉरिजॉन्टल, यहां से जब यहां पहुंचा होगा तो आया होगा कितने से, U वर्टिकल जितना था उतने से आएगा, और ये तो हमेशा U हॉरिजॉन्टल सेम ही रहता है। तो जब ये आया जो है अप्रोच का वेलोसिटी, ग्राउंड की तरफ अप्रोच का वेलोसिटी तो यही है ना। अच्छा ये अप्रोच का वेलोसिटी नहीं होगा ना, LOC की तरफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच होते हैं। तो लाइन ऑफ कोलिजन नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, ये हो गया ना LOC, तो ये वाला वेलोसिटी अप्रोच का वेलोसिटी। तो आज ये इसके जैसा हो गया, आया था जितने से उसका E टाइम्स से लौटेगा। तो टकराने के जस्ट बाद इस पार्टिकल का वर्टिकल वाला वेलोसिटी हो जाएगा E टाइम्स UH, सॉरी UV से आया था ना, E UV से लौटेगा। हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी उतना ही रहेगा। क्यों उतना ही रहेगा भाई, क्योंकि स्मूथ है। स्मूथ बोले थे ना कि जब तक फ्रिक्शन बोले ना तब तक नहीं लेना है, रफ या कह दे या म्यू का वैल्यू दे दे तब ना, वरना तो हम लोग आइडियल केस लेते हैं स्मूथ। अच्छा स्मूथ है अगर तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स कोई है ही नहीं, तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, ये तो UH ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया इतना। अब ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल यहां से शुरू हुआ और जाएगा, रेंज 2 टाइम्स U हॉरिजॉन्टल U वर्टिकल बाई G। U हॉरिजॉन्टल तो पहले जितना ही है, लेकिन U वर्टिकल E टाइम्स हो चुका है इस वाले में, और इस वाले में सोच रहे हैं, इस वाले में U वर्टिकल अगर इतना था तो इस वाले में E टाइम्स हो चुका है। तो रेंज भी E टाइम्स हो जाएगा, नहीं रेंज होता है U हॉरिजॉन्टल U वर्टिकल बाई G। अब ये उतना ही है, 2 तो उतना ही होता ही है, G भी उतना ही है, बस ये चेंज किया U वर्टिकल और कितना E टाइम्स हो गया। तो इसको अगर E टाइम्स कर दे तो रेंज भी तो E टाइम्स हो गया, है ना। मतलब सेकंड वाला रेंज पहली वाली रेंज का E टाइम्स होगा। पहली वाली रेंज दी हुई है क्वेश्चन में R0, तो सेकंड वाली रेंज E टाइम्स R0 हो गई। ये आंसर हो गया, है ना। चलिए ऐसे किया जाता है। इसी में सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लिखना है। सेकंड पार्ट लिखिए। अच्छा देखो क्या होगा ना, पहली बार टकराया, फिर
सेकेंड फ्लाइट ये हुआ, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे होते रहेगा। कोई कहे कि टोटल कितनी बार जंप करेगा, एक बार जंप किया, फिर 2 बार, फिर 3 4, कितनी बार जंप करेगा? तो आंसर है कि इनफाइनाइट टाइम्स जंप करेगा। सही बात है कि नहीं? देखो कैसे। जंप करना तब बंद करेगा जब रुक जाए, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाए। वर्टिकल वेलोसिटी अगर बच जाती है तो जंप तो करेगा ही, फिर अगली बार भी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ बची है तो जंप तो करेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तब जंप करना बंद करेगा। पहले जंप के बाद इसका वर्टिकल वेलोसिटी ई वी नॉट हुआ, फिर दूसरे जंप के बाद वर्टिकल वेलोसिटी फिर ई टाइम्स हो जाएगा, मतलब ई टाइम्स इतना, ई स्क्वायर यू हो जाएगा, फिर तीसरे बार के बाद ई क्यूब हो जाएगा। तो एन टाइम्स जंप करने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा ई पावर एन यू वर्टिकल, है ना, एन टाइम्स जंप करने के बाद। और अगर हम कहते हैं कि ये टोटल एन टाइम्स ही जंप करेगा, मतलब एन टाइम्स जंप करने के बाद इसका वर्टिकल वेलोसिटी ये जो है ये 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अगर बचा है तो जंप करेगा ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि बस एन टाइम्स ही जंप करेगा, मतलब इतने बार जंप करने के बाद इसका वर्टिकल वेलोसिटी ये जो है ये 0 हो जाना चाहिए। ये 0 होने के लिए, अच्छा e लेस देन 1 होता है ना, सोचो 0 से 1 के बीच में होता है ना। जैसे कि एग्जांपल सोचो कि e का वैल्यू है हाफ, तो e क्या लिखा हुआ है 1/2 पावर n, तो uv अपॉन 2 पावर n 0 कब होगा? डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होना पड़ेगा, इसका मतलब n गोज टू इंफिनिटी। n गोज टू इंफिनिटी का मतलब इनफाइनाइट कोलिजन्स है कि नहीं? इनफाइनाइट बार ये जंप करेगा, इनफाइनाइट बार जंप करने वाला है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन में हम ये पूछना चाहते हैं कि हर बार जब ये जंप करता है तो कुछ इसका रेंज होता है। पहली बार का रेंज इतना है, दूसरी बार का रेंज निकाले थे, ER0 आया था। तो इसके सारे जो रेंजेस हैं उन सब का समेशन कितना होगा? लिखा जाए क्वेश्चन में, फाइंड द समेशन ऑफ रेंजेस ऑफ ऑल द फ्लाइट्स। हर एक फ्लाइट का जो रेंज है उस सारे रेंज का समेशन कितना होगा ये बताना है। तो चलिए आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे। पहली बार का रेंज था R0, फिर सेकेंड टाइम्स का रेंज होगा ER0, थर्ड टाइम का कितना होगा अभी आपको बताए थे, फिर से E टाइम्स हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब E स्क्वायर UV हो जाएगा, तो रेंज भी E स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। इनफाइनाइट टर्म्स, ये आंसर होने वाला है। सब में से R0 कॉमन ले लिए, 1 प्लस E स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हो गया। आंसर क्या हुआ फाइनली? R0 टाइम्स 1/1 माइनस जीपी है ना, जीपी का समेशन। चलिए, तो ये आंसर इसका हुआ। आगे बात करते हैं। चलिए, अब एक और बात सीखा जाए। देखिए, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सुनना है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एक बॉल आती है, इस डायरेक्शन में आगे टकराती है ना? तो आप इमेजिन करिए कि टकराने पर क्या होगा? टकरा के जंप करेगी, इधर से आगे टकरा के फिर जंप करेगी। कोई चीज को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थ्रो किया जाए, टकरा के जंप करेगा। अच्छा, वापस नहीं आता ना, वापस नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी कोई टकरा के इधर आए, नहीं, टकरा के आगे जंप करेगा। सही बात है कि नहीं? स्मूथ है तब तो पक्का ही आगे जाता ही है। एक केस में वापस आता है कि बॉल हो बड़ा और रफ सरफेस हो और उसको उल्टा घुमा के ऐसे फेंका जाए, है ना? ऐसा फेंका जाए कि जाए आगे, जा रहा है बॉल आगे, लेकिन पीछे की तरफ घूमते हुए जा रहा है, उल्टा घूमते हुए आ रहा है, ऐसे घूमते हुए बॉल जा रहा है। तो ऐसे जब गिरता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो आ सकता है पीछे, और वो भी आ सकता है, नहीं
आपको सफिशिएंटली तेजी से उसको घुमा के फेंकना होगा, सिर्फ फ्रिक्शन भी सफिशिएंट हो, है ना, ताकि जब वो नीचे गिरे, ग्राउंड पे पहुंचे, तो ऐसे घूमते हुए जब आएगी बॉल, ऐसे घूमते हुए, तो ऐसे जाएगी तो ये पॉइंट आगे जा रहा है ना, तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इतना फ्रिक्शन हो कि ऐसे करके वापस आ जाए। लेकिन वो सब बहुत अलग बात है, ये यहाँ वो सब की बात ही नहीं हो रही। देखो क्यों कह रहे हैं अलग बात है, एक तो ये कि फ्रिक्शन होना चाहिए, या फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। दूसरा, वो बड़े बॉल के बारे में बात है, हम लोग अभी पॉइंट मासेस के बारे में बात कर रहे हैं, रोटेशन में जाके बड़े बॉल के बारे में बात करेंगे। अभी ये जो पार्टिकल आके टकरा रहा है, इसका कुछ रेडियस वगैरह नहीं ले रहे ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स शुरू में बात हुई थी ना काइनेमेटिक्स में, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का होता है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको ले रहे हैं। कहने का मतलब इसका सिर्फ ट्रांसलेशन डिस्कस कर सकते हैं, घूमना वगैरह डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो पीछे लाने के लिए भी तो आपको घुमा के फेंकना होगा ना, घूमते हुए जाए तब ना, तो घूमने वगैरह को कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, ट्रांसलेशन डिस्कस हो रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो वो सब चक्कर नहीं, गिरेगा तो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। चलो रफ भी होगा तो भी आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलिए, ये आगे टकराया, जंप किया, स्मूथ है, और ई दिया है यहाँ पे टकराने का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि इस कोलिजन के, इस वाले कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। टकराया और जंप किया, तो ये नॉर्मल बना दे रहे हैं, यही एलओसी होगा। तो जब आया था तो वर्टिकल से थीटा एंगल पर आया था, इसका जो वेलोसिटी था इनिशियल वी नॉट कुछ लिख दे रहे हैं, ये जो वेलोसिटी ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर थी, और टकराने के बाद जब जंप किया है तो यहां से अल्फा एंगल पर जंप किया है, वर्टिकल से अल्फा एंगल पर। तो ये वी नॉट हम ऐसे लिख दिए, ये दिया नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है हमको, ये अल्फा पता करना है, थीटा दिया है और ई दिया है, ये वी नॉट हटा ही देते हैं, इसका कोई वो नहीं। आया, टकरा के जंप किया, वर्टिकल से थीटा एंगल पे आया, और टकराने के बाद वर्टिकल से अल्फा एंगल पे जंप किया। थीटा दिया है, अल्फा बताना है, ई भी दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ऐसा दिया है। क्वेश्चन लिखा जाए, बस इतना लिख दीजिए, फाइंड अल्फा, ऐसा डायग्राम बना के नीचे लिख दीजिए फाइंड अल्फा। तो देखो कैसे कर रहे हैं, कोलिजन है, हम दो डायग्राम बनाने जा रहे हैं, बिफोर और आफ्टर। जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये बिफोर के लिए, और इधर हम बनाएंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन और जस्ट बिफोर कोलिजन। चलिए, तो जस्ट बिफोर कोलिजन जब ये आ रहा था तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं वी नॉट, अपने से मान लेते हैं, वो कट जाएगा, वी नॉट मान लिया। ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर की तरफ इसका वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होगा वी नॉट कॉस थीटा, तो इधर की तरफ आया वी नॉट कॉस थीटा से, और इधर आया वी नॉट साइन थीटा से, वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट तोड़ लिए, है ना। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन सबसे पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वाला जो वेलोसिटी है वो उतना ही लिख दे रहे हैं जितना पहले था। क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक बार आप सोचिए अपने से, क्यों बराबर लिख दिए, ये जितना तो उतना ही लिख दिए, क्यों, स्मूथ है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, ये उतना ही लिख दिए। वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो होगी वो ई टाइम्स हो जाएगी, ग्राउंड से टकरा रहा है मैसिव बॉडी से, तो वर्टिकल में आया था कितने से, वी नॉट कॉस थीटा से, तो लौटेगा कितने से, ई टाइम्स वी नॉट कॉस थीटा से, हो गया। तो आफ्टर का ये डायग्राम बना दिए, ये जो इसका वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हैं ये दोनों लिखे हैं, तो नेट वेलोसिटी थोड़ा एक बार ड्रॉ कर दें, ये इसका नेट वेलोसिटी हो गया टकराने के बाद। यही नेट वेलोसिटी यहां से कितने एंगल पे है वो पता करना है, अल्फा पता करना है। तो ये ट्राइंगल हो गया, tan अल्फा लिखें, दिस अपॉन दिस, मतलब कितना, वी नॉट साइन थीटा अपॉन वी नॉट ई वी नॉट कॉस थीटा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा वी नॉट साइन थीटा अपॉन ई वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कैंसिल, ये कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan थीटा लिख दिए,
तो tan अल्फा आ गया tan थीटा अपॉन ई, ये फॉर्मूला है। tan अल्फा मतलब टकराने के बाद वर्टिकल से जितने एंगल पर जंप करेगा वो है अल्फा, उसका tan इज इक्वल टू टकराने के जस्ट पहले वर्टिकल से जितने एंगल पे आया था वो एंगल है थीटा, तो tan थीटा अपॉन ई, ई है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। tan अल्फा इज tan थीटा बाई ई, चाहे वी नॉट कितना भी हो, वी नॉट तो आया नहीं ना आंसर में, वी नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा। ये आंसर है, इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, थोड़ा एग्जैक्ट याद रखना होगा। नहीं देखो क्या, स्मूथ सरफेस होना चाहिए तब इतना है, स्मूथ सरफेस होना चाहिए एक बात, और दूसरी बात कि नीचे ये जो बॉडी है ये फिक्स्ड होना चाहिए, जिससे आके कोलाइड किया पार्टिकल। यहां तो ग्राउंड था, ग्राउंड तो फिक्स होता ही है, नीचे वाला जो बॉडी जिससे आगे पार्टिकल टकरा रहा है वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो भी मूव कर रहा होगा तब इतना आंसर नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बदल जाएगी ना सेपरेशन अप्रोच वाली। ये इतना लिख दिया हम लोग, तो ये इतना नहीं होगा ना, अगर ये भी मूव कर रहा होता, नीचे वाला सर्फेस भी मूव कर रहा होता तो ये इतना थोड़ी लिखते हैं, कुछ और आता है। क्या तो क्या ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, पार्टिकल आगे टकराए स्मूथ सरफेस से, और जो सरफेस है वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो मूव नहीं कर रहा हो, तो फिर ये आंसर सही है। tan अल्फा इज tan थीटा बाई ई, है ना, फॉर्मूला हो गया। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका थीटा। एक पार्टिकल को ड्रॉप किए, वो यहां आके गिरा और टकराने के बाद ऐसे जंप किया, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू भी दे दे रहे कुछ, ये 30 डिग्री है। टकराया, टकराने के जस्ट पहले एक बार बताओ कि पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, किस डायरेक्शन में। टकराने के जस्ट पहले तो वर्टिकली आ रहा होगा, है ना। टकराने के बाद कैसे भी जंप कर सकता था, टकरा के इधर जंप कर सकता था, इधर 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 भी जंप कर सकता था ना। तो वो क्वेश्चन में दिया है किधर जंप कर रहा है, टकराने के बाद। लिखा जाए राइट आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसा दिया है। टकराने के तुरंत बाद ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना शुरू किया, फिर तो उसके बाद प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ऐसे ऐसे आगे गिरेगा, ठीक है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर दिस कोलिजन। ये जो कोलिजन यहां पे हो रहा है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है ये पता करना है। एक बार सॉल्व करके देखिए अपने से फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। दोनों बातें हैं कि नहीं एक बार सोचो। स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ तो है ही, फ्रिक्शन वगैरह दिया ही नहीं, रफ भी नहीं बोले तो स्मूथ ही है। स्मूथ भी है और फिक्स्ड भी है। इंक्लाइंड प्लेन है ना, वेज थोड़ी है। वेज होता तो आगे पीछे जा सकता था, इंक्लाइंड प्लेन तो फिक्स होता है। तो इंक्लाइंड प्लेन है, फिक्स्ड भी है और स्मूथ भी है, दोनों बातें हैं, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या कहता है कि ये अगर नॉर्मल बना ले पहले, तो टकराने के पहले वाली वेलोसिटी नॉर्मल से जितने एंगल पर थी उसको थीटा लिखिए। ये एंगल हो गया थीटा, और टकराने के बाद ये इधर जा रहा है, तो नॉर्मल से कितने एंगल पर है ये एंगल को अल्फा लिखिए। ये थीटा, ये अल्फा, जैसे वहां था, है ना। कोलिजन के जस्ट पहले नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल से जितने एंगल पर वेलोसिटी थी वो है थीटा और ये है अल्फा। और ये फॉर्मूला है अल्फा और थीटा में रिलेशन।
अब है कितना हमारे गिवन क्वेश्चन में, ये कि दोनों एंगल कितना दिया गया, तो ये 30 है, ऐसे बना लें, ये 30 तो ये 60 तो ये 30, थीटा हो गया 30 डिग्री, ये 30 तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी 30 डिग्री। ऑल्सो ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्वेश्चन में बोला है ना हॉरिजॉन्टल जंप किया, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, ये 30 तो अल्फा कितना 60, टोटल 90 होना चाहिए ना, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल 30 60। अब ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, tan अल्फा इज tan थीटा अपॉन ई, तो ई कितना आया tan थीटा अपॉन tan अल्फा, tan 30 डिग्री 1/√3 अपॉन tan 60 डिग्री √3, ये हो गया 1/3, तो ई का वैल्यू होगा 1/3, यही आंसर है। ठीक है, चलिए और करते हैं। है ना, देखिए एक क्वेश्चन अब ऐसा किया जाए जिसमें ये रफ हो, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, आके टकराया वर्टिकल से, ये वर्टिकल है मतलब एलओसी है, नॉर्मल की तरफ ही एलओसी होगा ना, नॉर्मल, इसमें ये नॉर्मल था, ये एलओसी था, एलओसी से थीटा एंगल पे आया था, टकराने के बाद एलओसी से अल्फा एंगल पे जंप किया, अल्फा पता करना है। अच्छा एक चीज और बताएं पहले, ये जो फॉर्मूला था tan थीटा इज tan अल्फा इज tan थीटा बाई ई, तो इसका मतलब कि ई जो है, पहले तो ई 1 से छोटा होता है, 0 से 1 तक ही होता है कुछ ना कुछ, ई लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो मतलब tan अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा, डिनोमिनेटर में है ना ई, नहीं सॉरी क्या बोल दिए, ये छोटा होगा, हाँ तो tan अल्फा बड़ा होगा, बात सही है कि नहीं, फिर से बोले tan थीटा बाई ई, अच्छा ई जो है, ई को इधर ले जाते हैं, ई tan अल्फा इज tan थीटा, ई है लेस देन 1, मतलब कि लेस देन 1 क्वांटिटी से tan अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तब tan थीटा मिलेगा, मतलब tan थीटा इज छोटा देन बोलते हैं कि लेस देन बोलते हैं, इधर लिख रहे हैं tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू tan अल्फा, ये बात सही है ना, ये फॉर्मूला के हिसाब से tan थीटा अगर छोटा है tan अल्फा से, मतलब थीटा है छोटा, अल्फा जो है वो थीटा से बड़ा है, ये अभी करेंगे, वापस डिस्कस करें स्मूथ वाला, फिर इस पे आते हैं। स्मूथ वाले में जब ये स्मूथ था और कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन ई था, तो ये जो आया था और जंप किया, ये थीटा ये अल्फा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब कि हमने अभी बात की कि अल्फा बड़ा होना चाहिए थीटा से, इसका मतलब हमेशा इस केस में ऐसा होगा, अल्फा थीटा से बड़ा होगा, मतलब टकराने के बाद वर्टिकल से और बड़े एंगल पे जंप करेगा, है ना, और ऐसा क्यों है, क्योंकि वही बात है कि जो इसका वर्टिकल वेलोसिटी है वो ई टाइम्स हो गया ना, वर्टिकल वेलोसिटी कम हो गया, हॉरिजॉन्टल उतना ही है, अब ये हॉरिजॉन्टल उतना ही हो, लेकिन अगर वर्टिकल वाला छोटा कर दें तो जो रिजल्टेंट होगा, पहले रिजल्टेंट ऐसा था मान लो, और अगर वर्टिकल को छोटा कर दें तो नया जो रिजल्टेंट ये वाला होगा, ये वर्टिकल से बड़े एंगल पे आएगा ना, तो ये बात को थोड़ा सा ऐसे ध्यान भी रखा जाता है कि टकराने के बाद जो अल्फा होगा, स्मूथ वाले केस में अल्फा जो होगा वो थीटा से बड़ा होगा,
चलिए अब इसमें भी देखा जाएगा कुछ कुछ। चलो इसको हटा देते हैं। इसमें आते हैं, रफ है, टकराया, जंप किया, अल्फा बताना है, हम सॉल्व करें। देखिए जरा, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर के पहले दो डायग्राम्स बनाने जा रहे हैं। टकराने के जस्ट पहले V नॉट मान लेते हैं, इधर की तरफ हो गया, ये थीटा है तो ये थीटा होगा ना, V नॉट कॉस थीटा, तो इधर आ रहा था V नॉट कॉस थीटा से, और इधर जा रहा था V नॉट साइन थीटा से, टकराने के पहले। ये बिफोर का डायग्राम और इधर आफ्टर। टकराने के जस्ट बाद वर्टिकल वाली वेलोसिटी E टाइम्स हो जाती है, E V नॉट कॉस थीटा लिख दिए इसको, V नॉट कॉस थीटा था पहले, E टाइम्स लिख दिए। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी V नॉट साइन थीटा थी, तो अब V नॉट साइन थीटा लिख दे क्या? नहीं, अब नहीं, अब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है यहां पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी चेंज हो सकती है। लेकिन आपसे पहले अभी तक तो डिस्कस कर रहे थे हम कि dt टाइम में सारे फाइनाइट फोर्सेस को निग्लेक्ट कर देना होता है। ये तो dt टाइम है, छोटा सा टाइम है, कोलिजन कितनी देर के लिए होता है, तभी ना लिखते हैं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, तुरंत पहले तुरंत बाद, dt टाइम इंटरवल। तो इतने छोटे टाइम में तो छोटे मोटे फोर्सेस सारे निग्लेक्ट करते हैं, तब ना ग्रेविटी वगैरह सब निग्लेक्ट कर दे रहे थे। तो कहां से हम फ्रिक्शन का रोल ले रहे हैं यहाँ पे? फ्रिक्शन का क्या रोल होगा? कुछ नहीं, dt टाइम में तो कुछ करेगा नहीं, ये उतना ही लिख दे। नहीं, होता ये है, फ्रिक्शन छोटा मोटा फोर्स अब नहीं रह गया इस केस में। क्यों? फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल इन्फिनाइट हो गया है, कोलिजन के वक्त यहां से जो नॉर्मल लग रहा होगा इंपल्सिव होगा। जब नॉर्मल इंपल्सिव है तो म्यू इंटू नॉर्मल भी तो इंपल्सिव होगा, बहुत बड़ा होगा, तो निग्लेक्ट नहीं करेंगे उसको। इंपल्सिव फोर्सेस थोड़ी निग्लेक्ट करते हैं। अच्छा, कोई आपसे ऐसे कहे कि लेकिन फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल कहां होता है? म्यू इंटू नॉर्मल तो फ्रिक्शन का लिमिट है, फ्रिक्शन तो उससे कम भी हो सकता है ना, हो सकता है फ्रिक्शन फाइनाइट हो, छोटा मोटा हो। नहीं, फाइनाइट कब होगा? म्यू इंटू नॉर्मल के अलावा कुछ, मतलब उससे कम कब होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो म्यू इंटू नॉर्मल ही होता है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन काइनेटिक है। कैसे मालूम हमको? स्लिपिंग हो रही थी। कैसे पहचानते हैं कि यहां पर स्लिपिंग हो रही थी? जब टकराया, कांटेक्ट में आया, तो जिस समय ये कांटेक्ट में था, ग्राउंड के कांटेक्ट में था, उस समय स्लिपिंग हो रही थी। कैसे मालूम स्लिपिंग हो रही थी? ऐसे मालूम कि दो सरफेसेस हैं, एक इस पार्टिकल का सरफेस, एक ग्राउंड का सरफेस, जिनके बीच में स्लिपिंग है कि नहीं है ये डिस्कशन चल रहा है। इनमें से जो ग्राउंड वाला सरफेस है वो रेस्ट पे है, और जो ऊपर वाला सरफेस है, जो पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है। दो सरफेसेस हों, एक रुका हुआ हो, ऊपर वाला मूव कर रहा हो, इसी को तो स्लिपिंग कहते हैं। यही तो स्लिपिंग होता है ना, कि दोनों का टेंजेंशियल वेलोसिटी अलग अलग हो, तो बोलते हैं स्लिप कर रहा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर सेम हो जाए, नीचे वाला सरफेस जितने से जा रहा है, ऊपर वाला भी उतने से जाए साथ में, तो बोलेंगे स्लिपिंग नहीं हो रही। या ये भी रुकाओ, ये भी रुकाओ, तो स्लिपिंग नहीं हो रही। लेकिन एक रुका हो, एक स्लिप कर रहा हो, एक चल रहा हो, इसी को तो स्लिपिंग कहते हैं ना। तो ग्राउंड रुका है और ये मूव कर रहा है, तो स्लिपिंग तो हो रही है। तो फ्रिक्शन अपना काइनेटिक है, मतलब म्यू इंटू नॉर्मल है, और नॉर्मल इन्फिनाइट है, इंपल्सिव है, कोलिजन हो रहा है, तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव है। फ्रिक्शन इंपल्सिव है तो उसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब फ्रिक्शन लगेगा और अच्छा खासा लगेगा, इस वेलोसिटी में चेंज ला देगा। तो अब इसको V नॉट साइन थीटा नहीं लिख सकते, कुछ और लिखना पड़ेगा। V1 कुछ लिख दिए मान लीजिए। हमको अल्फा पता करना है तो उसके लिए V1 चाहिए, तब ना इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करके अल्फा निकालेंगे। V1 चाहिए हमको आफ्टर वाले डायग्राम। कैसे पता करें?
तो देखो अब एक प्रोसेस समझो। हमको चाहिए फ्रिक्शन ने कितना इंपल्स लगाया ताकि हम चेंज इन वेलोसिटी लिख सके, चेंज इन मोमेंटम लिख सके। तो चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी फिर निकाल लिया जाएगा, नहीं? चलो अच्छा देखते हैं। पहले फ्रिक्शन का इंपल्स कितना है। फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू एन, तो इंपल्स हो गया म्यू इंटू एन इंटू डी टी, फोर्स इंटू टाइम। तो म्यू इंटू एन इंटू डी टी, ये जो फ्रिक्शन का इंपल्स है दैट विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम। फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इंपल्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम। वेक्टर्स है ना, तो डायरेक्शन वाइज करना होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इंपल्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम, और ये मैग्नीट्यूड लिखा है, बस प्लस माइनस थोड़ी लगाए, कुछ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं चेंज इन हॉरिजॉन्टल वाले मोमेंटम में चेंज का मैग्नीट्यूड। तो हॉरिजॉन्टल वाला मोमेंटम पहले था इतना, बाद में इतना, कौन बड़ा है, ये कि ये? फ्रिक्शन ऐसे लगा है, ये घटा होगा, मतलब ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो हम देखो ऐसा लिख रहे हैं एम वी नॉट साइन थीटा, एम इंटू वी नॉट साइन थीटा माइनस एम वी वन। ये एक बात होगी। dt क्या माने, जितनी देर तक कांटेक्ट रहा, म्यू इंटू एन डी टी। म्यू इंटू एन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स इंटू टाइम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का मैग्नीट्यूड है इसलिए इसका भी मैग्नीट्यूड लिखे। साइन के साथ अगर लिखते तो ऐसे लिखते, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है ना, तो इंपल्स कितना हुआ माइनस म्यू एन डी टी, पीछे की तरफ माइनस साइन के साथ, इज इक्वल टू एम वी वन माइनस एम वी नॉट साइन थीटा, ये माइनस है ना, तो एक तरह से इसी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते, नहीं ऐसा क्या क्यों करें, जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सीधा लिख देते हैं। चलिए अच्छा, तो एक इक्वेशन हुई। एक और, वर्टिकल डायरेक्शन का इंपल्स इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम। तो इस पार्टिकल पर वर्टिकल डायरेक्शन का इंपल्स एन डी टी है, एमजी वगैरह निगलेक्ट होता है ना डी टी टाइम, एन डी टी। तो एन डी टी वर्टिकल वाला इंपल्स यही लिख दे रहे हैं, एन डी टी। ये जो लिखे है ना ये वाली, ये इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिखी था या वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिखने जा रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन का इंपल्स इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम। और ये आया था और लौटा है, तो जोड़ के होता है ना, पहले बात हुई थी। जोड़ के कितना, एम वी नॉट कॉस थीटा प्लस एम इंटू ई वी नॉट कॉस थीटा। एम वी नॉट कॉस थीटा, नीचे इधर जगह नहीं लिख दे रहे, प्लस एम इंटू ई वी नॉट कॉस थीटा। बस हो गया। एन डी टी का ये वैल्यू यहां एन डी टी की जगह पुट कर देंगे, आ जाएगा V1, पता चल जाएगा। चलिए आगे का सोल्यूशन लिख रहे हैं। एन डी टी कितना हुआ, एन डी टी इज इक्वल टू, ये एम वी नॉट कॉस थीटा कॉमन 1 प्लस ई, ऊपर वाले इक्वेशन में यूज किए, म्यू टाइम्स एम डी टी, मतलब म्यू टाइम्स 1 प्लस ई इंटू एम वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी नॉट साइन थीटा माइनस एम वी वन, है ना। हमको चाहिए V1, तो उसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, M सब में से हटा लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू V नॉट टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ये आ गया। अच्छा देखो एक स्टेप और आगे लिख रहे हैं, V1 इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा का कितना टाइम्स है ना, तो यहां पे देखो साइन थीटा भी ले ले रहे हैं, या ऐसा करें tan थीटा माइनस लिखें, चलो ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या ऐसे लिख दे, देखो V नॉट कॉस थीटा बाहर ले ले रहे हैं,
तो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू इंटू 1 + e। ऐसा ये एक ही बात है। चलो V1 लिख दिया, अभी आंसर नहीं आया हमारा। आंसर क्या है? अल्फा पूछा है हमसे, ये है नेट वेलोसिटी और ये अल्फा पूछा है। तो tan अल्फा इज दिस अपॉन दिस, ई वी नॉट कॉस थीटा इधर लिख रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं ई वी नॉट कॉस थीटा, ये वाली वेलोसिटी। तो tan अल्फा इज v1 अपॉन ई वी नॉट कॉस थीटा। तो वहां ये चीज ई वी नॉट कॉस थीटा यूज हो जाएगा। tan अल्फा इज v1 अपॉन ई वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा, v1 अपॉन वी नॉट कॉस थीटा ये चीज है, 1/e टाइम्स v1 अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। v1 अपॉन वी नॉट कॉस थीटा ये चीज है ना, 1/e टाइम्स tan थीटा माइनस म्यू इंटू 1 + e। ये आंसर आया। tan अल्फा इज इक्वल टू दिस थिंग। फिर से लिख दें नीचे एक बार, tan अल्फा आया 1/e टाइम्स tan थीटा माइनस म्यू इंटू 1 + e, है ना। तो जब पिछला जब स्मूथ वाला केस था वहां पर म्यू 0 था एक तरह से। तो देखो म्यू 0 पुट कर दो यहां पे, अगर ये चीज 0 हो जाए तो tan अल्फा इज tan थीटा बाई e, जो लाए थे स्मूथ वाले केस में लाए थे जो। और अगर स्मूथ नहीं है, म्यू का वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर इतना आएगा, तो फिर इतना आएगा। बात सही कि नहीं? चलिए, तो ये बात हुई हम लोगों की। ठीक है, आज इतना रखते हैं हम लोग, और इसके आगे और डिस्कशन करेंगे अब अगले क्लास में हम लोग। आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश कर